बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमज़ा भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आपने इतना अच्छा सेशन रखवाया, और बाकी मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं जो है वो जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, या जितनी मैं मेरी वजह से किसी को नॉलेज मिल सकता है, तो इसलिए इसमें मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो सबसे पहले जब हम पाकिस्तान में होते हैं ना, तो सबसे पहले जो हमारे डाउट्स होते हैं या हमें शक व शुबात होते हैं, वो यही होता है कि शायद कनाडा का प्रोसीजर पता नहीं कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कितना डिफ़िकल्ट है, क्या-क्या उसमें हमें डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। तो आज मैं कुछ चीज़ें, कुछ स्टेप्स बताऊँगा कि जो इंशाल्लाह सबके लिए उनके बाद वो इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगा, और डेफ़िनेटली वो अपनी डिज़ायर्ड जो भी कोर्सेज़ हैं, उनमें एडमिशन्स भी ले सकते हैं, और वीज़ा भी लेना बहुत ईज़ी होगा। अ, क्योंकि डेफ़िनेटली हम सारे एग्रीकल्चर से हमारा बैकग्राउंड है, और एग्रीकल्चर के रेलेवेंट कोर्स मिलना कनाडा के अंदर थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर कोर्सेज़। क्योंकि एक तो यहाँ पे लिमिटेड ऑप्शंस हैं, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, और उसके बाद फिर अगर कोई ऑप्शंस हमारे पास होते भी हैं, तो मोस्ट ऑफ द देम जो होता है वो उनमें थीसिस बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं, कि जिसमें थीसिस बेस्ड प्रोग्राम्स में ज़रा लेंथी प्रोसीजर होता है। सुपरवाइज़र को हमें पहले अप्रोच करना होता है, उसको हायर करके, और उसके बाद फिर हम यूनिवर्सिटी हमें ऑफ़र देती है, और उसके बाद हम एडमिशन लेते हैं। लेकिन क्योंकि आज ये थोड़ा सेशन थोड़ी डिफरेंट नौइयत का है, इसमें ये है कि डेफ़िनेटली सबसे पहली जो चीज़ होती है कि कनाडा में आना किस तरह, रिगार्डलेस कि आप थीसिस बेस पे आ रहे हैं या कोर्स बेसिस पे आ रहे हैं। तो आज मैं ज़रा, क्योंकि डेफ़िनेटली थीसिस पे ये बात नहीं करूँगा, थीसिस बेस्ड एक सेपरेट चीज़ है कि जो हर इंडिविजुअली जो है वो हर बंदा उसको करके, वो अपना प्रोसीजर करके, तो वो एडमिशन लेता है। लेकिन हम बात करते हैं कि जी कनाडा के अंदर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस दोनों इंस्टीट्यूट्स हैं, दोनों जो हैं वो एडमिशन्स देते हैं, और बहुत से स्टूडेंट्स और बहुत से लोग, ख़ास तौर पे कनाडा, जो पाकिस्तान में जितने भी कंसल्टेंट्स बैठे हुए हैं ना, हमज़ा भाई, जो स्टूडेंट कंसल्टेंसी करते हैं, वो सबसे ज़्यादा मिसगाइडेंस स्टूडेंट्स को देते हैं कि यार ये पता नहीं, आप कॉलेज की तरफ ना जाइएगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमे में ना जाइएगा, वहाँ पे आपका वीज़ा के चांसेस बहुत कम होते हैं। सो ये सारी कॉन्सिक्वेंसेस, जितने भी कंसर्न्स हैं स्टूडेंट्स के, ये सारे मैं कोशिश करूँगा कि थ्रू आउट इनको साथ-साथ मैं मिटिगेट करूँ। तो हमज़ा भाई, अब हम कहाँ से शुरू करें, आप बताएँ जी। हम सबसे पहले किधर से शुरू करें? एडमिशन से? जी, बेसिक स्टेप से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है स्टूडेंट का, स्टेप बाय स्टेप जो है ना उनको आप लेके जाएं एंड तक। ठीक है। सबसे पहले जो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि डेफ़िनेटली हर स्टूडेंट का जो सबसे अल्टीमेट गोल होता है, वो यही होता है कि हमने मैक्सिमम वीज़ा रेशो किस तरह लेनी है, कि मतलब हमारा 100% आए वीज़ा रेशो। जब भी किसी भी कोर्स में, किसी भी कंट्री में, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा रहे हैं, तो मेक श्योर ये करना है सबसे पहले कि आपके कोर्स की रेलेवेंसी बनती हो, कि आपने डोमेन चेंज नहीं करनी। अ, जो वीज़ा रिफ्यूज़ल का सबसे मेन जो रीज़न होता है, जो वीज़ा रिफ्यूज़ल का, वो यही होता है कि आपका जो चॉइस ऑफ सिलेक्शन ऑफ कोर्स होती है, वो आपके कोर्स जो आपकी प्रीवियस स्टडीज़ होती है, वो उसके रेलेवेंट नहीं होती। जिस वजह से ज़्यादा चांसेस होते हैं रिफ्यूज़ल के, और फिर एट द एंड हम ये बात करते हैं कि शायद कनाडा की जो वीज़ा पॉलिसीज़ हैं वो सख्त हैं, या कनाडा की इमिग्रेशन वो वीज़ा नहीं देती। लेकिन क्योंकि हम करवाते हैं अपने कंसल्टेंट से, हमें तो पता ही नहीं होता कि हमारा प्रोसीजर कौन कर रहा है। किस कोर्स में उसने हमारा एडमिशन करवाया, या किस यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन करवाया, हमें बस वीज़ा चाहिए होता है। लेकिन वो अपनी मर्ज़ी का जो काउंसलर होता है या कंसल्टेंट होता है, वो एडमिशन करवा के, जिसमें उसको ईज़ी होता है, वो एडमिशन करवा के तो उसके फ्यूचर को स्पॉइल कर देता है। सबसे जो पहली चीज़ होती है जब आप प्लान करते हैं, रिगार्डलेस कि आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके या किसी भी कंट्री का प्लान करते हैं, तो सबसे पहले आपने जो सेलेक्ट करना है कोर्स, वो आपके प्रीवियस स्टडीज़ के
साथ बिल्कुल वो रेलेवेंट होता हो। तो सबसे पहली होगी इसकी कोर्स की रेलेवेंसी। अब एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर क्योंकि हमारे आपको पता है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर मोर देन 20 जो मेजर्स हैं वो पढ़ाए जाते हैं, और एवरी मेजर जितने भी हमारे मेजर्स हैं, चाहे वो कोई एग्रोनॉमी का स्टूडेंट है, प्लांट ब्रीडिंग का स्टूडेंट है, प्लांट पैथोलॉजी का है, या किसी और फील्ड का है, तो यहाँ पे वो एग्रीकल्चर के रेलेवेंट कोई भी कोर्स है उसको ले सकता है, चाहे वो फूड साइंस के रेलेवेंट है, प्लांट साइंस के रेलेवेंट है, एग्रीकल्चर बिजनेस का कोर्स है, या वो फूड सेफ्टी का कोई कोर्स ले रहा है, तो ये कोर्सेज उसके बिल्कुल रेलेवेंट बनते हैं। हमजा भाई, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, हम बिल्कुल आपको समझ रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जी हम मास्टर्स के लिए जाते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है या कोई भी कोर्स है, सर्टिफिकेशन की तरफ जाते हैं। तो उनकी वीज़ा रेशियो, यहाँ पे मैं एक बात कोट करना चाहता हूँ कि दोनों की वीज़ा रेशियो सेम है। मास्टर्स और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, उनमें कोई रिगार्डलेस कि ये नहीं है कि आप डिप्लोमा के लिए जाते हैं तो आपकी वीज़ा रेशियो कम हो जाएगी, या आप मास्टर्स के लिए जाएँ तो ज़्यादा वीज़ा रेशियो है। इसमें आपको अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए जा रहे हैं तो आपका कोर्स बिल्कुल रेलेवेंट होना चाहिए। कोई भी डिप्लोमा है उसका ये है कि आपको आपने वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करना है कि मैंने प्रीवियस स्टडीज़ इसमें की हुई है और आगे मैं ये सर्टिफिकेशन करना चाह रहा हूँ, तो डेफ़िनेटली वो आपको वीज़ा देगा इंशाल्लाह। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि जी कनाडा के अंदर कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो प्रोग्राम ऑफ़र्स कर रही हैं मास्टर्स के, और कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो प्रोग्राम्स ऑफ़र करते हैं एग्रीकल्चर में, जो सर्टिफ़िकेशंस करवाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास हैं या पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफ़िकेट्स हैं। तो क्योंकि सबसे पहले अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने, क्योंकि तकरीबन ऑलमोस्ट इट्स बीन के 3 इयर्स मैं रिसर्च कर रहा हूँ कनाडा के, ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर के कोर्सेज़ पे। तो एग्रीकल्चर यहाँ पे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एग्रीकल्चर के कोर्सेज़ ऑफ़र करती हैं, लेकिन ज़्यादा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो थीसिस बेस्ड प्रोग्राम ही ऑफ़र करती हैं। हमारे पास जो कोर्स बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं वो बड़े लिमिटेड होते हैं कनाडा के अंदर। अ, अगर मैं बात करूँ तो जो यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे ऑफ़र कर रही हैं मास्टर्स डिग्रीज़, वो सबसे पहले आती है हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया है। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया जो है, ये मास्टर ऑफ फूड साइंस, ये कोर्स बेस्ड प्रोग्राम है। इसमें हमें कोई थीसिस की ज़रूरत नहीं होती, किसी सुपरवाइज़र को हायर करने की ज़रूरत नहीं होती। हम डायरेक्टली जो है वो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होते हैं। हमारे पास 4 ईयर जो डिग्री होती है वो होनी चाहिए, और उसके साथ आइल्स जो है, आइल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो सब के लिए सेम है, सब इंस्टीट्यूट्स के लिए। इवन एम्बेसी की रिक्वायरमेंट जो है वो भी सेम है। तो एम्बेसी की भी रिक्वायरमेंट और जो यूनिवर्सिटी की मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 6.5 ओवरऑल विद नो लेस देन 6 इन एनी मॉड्यूल। आप चारों में आपके ओवरऑल 6 होने चाहिए, और ओवरऑल भी आपके 6 हों मिनिमम, या ओवरऑल 6.5 हो जाएँ। अभी रिसेंटली 10th ऑफ अगस्त से आईआरसीसी ने एक और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो एक्सेप्ट करना शुरू किया है। पीटी जो है, पियर्सन टेस्ट है, उसके उन्होंने 60 ओवरऑल स्कोर्स विद नो लेस देन 60 जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी है कि आप अगर आइल्स के लिए नहीं जाते तो आप पीटी भी कर सकते हैं। पीटी ईज़ी होता है, तो उसके लिए 60 मिनिमम स्कोर चाहिए होते हैं स्टूडेंट को, वीज़ा के लिए भी और एडमिशन के लिए भी। ये आइल्स की जो मेजर रिक्वायरमेंट है वो ये है, और वो एवरी इंस्टीट्यूट, किसी भी कोई भी इंस्टीट्यूट कनाडा का विदाउट आइल्स एडमिशन नहीं देता। ये चाहे कोई कॉलेज है या चाहे कोई यूनिवर्सिटी है, वो आपको किसी प्रोफिशिएंसी लेटर, किसी प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेसिस पे एडमिशन नहीं देता, आपको आइल्स करना ही पड़ता है। उसके बाद
इसमें हम मास्टर्स ऑफ फूड साइंस है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में, ये 1 ईयर का मास्टर्स है। तो इसकी जो फ़ी है वो ऑलमोस्ट 25 टू 30,000 कैनेडियन डॉलर है। 1 ईयर की जो फ़ी है, ये कंप्लीट कोर्स की फ़ी है। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास जो यूनिवर्सिटी आती है वो एमसी गिल यूनिवर्सिटी है। तो एमसी गिल यूनिवर्सिटी में हमें जो प्रोग्राम मिलता है वो मास्टर ऑफ साइंस इन फूड साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, जो कि एमसी गिल यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। तो ये 3 इयर्स का मास्टर्स है। तो इसकी जो टोटल फ़ी है वो 61,000 कैनेडियन डॉलर है। तो इट्स मीन कि आप 3 इयर्स को डिवाइड कर लें तो 20,000 पर ईयर इसकी फ़ी बनती है। अगर 2 सेमेस्टर्स की बात करें तो 10,000 पर सेमेस्टर इसकी फ़ी है। क्योंकि आप सबको पता होगा कि कनाडा 2 स्ट्रीम्स के साथ ही, कनाडा स्टूडेंट्स को 2 स्ट्रीम्स के साथ वीज़ा देता है। एक एसडीएस और एक नॉन एसडीएस। एसडीएस मीन्स के स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, और नॉन एसडीएस नॉन स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम होता है। तो ये इस पे भी थोड़ा मैं आपको डिफरेंस बताता चलूँ। सबसे पहले चलें ये जो आपका प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट है, तो इसमें जो एसडीएस है ये इन्होंने 2019 में ये इंट्रोड्यूस करवाया था। उससे पहले ये एसडीएस कैटेगरी नहीं थी। और अभी भी जो है वो 10 टू 15 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनके ये एसडीएस कैटेगरी इंट्रोड्यूस करवाई गई है। तो पाकिस्तान भी उनमें शामिल है। जो पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस स्ट्रीम के थ्रू एंटरटेन हो सकते हैं। तो जो आइल्स जो एसडीएस की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, जो भी इसके आपको ये है कि आपकी आइल्स की रिक्वायरमेंट है। आपकी आइल्स जो है वो ओवरऑल 6.5 विद नो लेस देन 6, और पीटी ओवरऑल 60 विद नो लेस देन 60 आइल्स की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, सबसे पहली जो है। और सेकंड जो मेजर रिक्वायरमेंट है वो ये है इसकी कि आपको 1 ईयर की कंप्लीट फ़ी पे करनी पड़ती है यूनिवर्सिटी या कॉलेज जिसमें भी जिस इंस्टीट्यूट में आप आ रहे हैं। तो 1 ईयर की फ़ी जो है वो 2 सेमेस्टर्स की बनती है। अगर हम जनरल बात करें कॉलेजेस की या यूनिवर्सिटीज़ की, तो जो फ़ीस कॉलेज की रेंज करती है, नॉर्मली जो एवरेज फ़ी है वो अराउंड अबाउट 16,000 से लेके 19,000 डॉलर्स तक ये कॉलेज की फ़ी जाती है। कोई भी कॉलेज है कनाडा का, 16 से 19 के दरमियान ही फ़ी आती है, चाहे वो 16,500 आ जाए, 17,000 आ जाए या 18,000 डॉलर आ जाए। तो ये कॉलेज की मिनिमम फ़ी है। और अगर हम यूनिवर्सिटी किसी मास्टर प्रोग्राम की बात करें कि मास्टर की कितनी 1 ईयर की फ़ी होती है, तो 1 ईयर की जो मास्टर्स की फ़ी होती है तो वो 17,000 से लेके 25,000 26,000 तक जाती है, जो कि नॉर्मली 18-19,000 20,000 तक हो जाता है। लेकिन अगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं लाइकवाइज़ के लेक हेड यूनिवर्सिटी है, उसमें मास्टर ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट है। अभी हमारे 2-3 स्टूडेंट्स गए हैं वहाँ पे, तो उनको $24,000 पे करना पड़ी है फर्स्ट ईयर की फ़ी। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट जा रहा है। उसके बाद ये 2 मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो गई एसडीएस की। और थर्ड जो रिक्वायरमेंट है वो होता है, आपने $10,000 जीआईसी, इसको हम जीआईसी बोलते हैं, ब्लॉक अकाउंट, जो कि पाकिस्तान में होते हुए स्टूडेंट को कनाडा में अपना अकाउंट ओपन करना पड़ता है। वो यहाँ पे किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जैसे सीआईबीसी है, स्कोशिया बैंक है, नेशनल बैंक है, आरबीसी है, कोई भी बैंक है यहाँ पे वो अपना 10,000 मिनिमम जो डिपॉजिट होता है जीआईसी, और 10,000 तक मिनिमम रिखवा सकता है। उससे ज़्यादा वो जितना मर्ज़ी रिखवाना चाहे वो रिखवा सकता है। 15 तक चला जाए, 20,000 तक चला जाए, रिगार्डलेस। तो $10,000 जब वो यहाँ पे रखवाते हैं जीआईसी, तो स्टूडेंट जब यहाँ पे आता है, कनाडा में लैंड होता है, उसके बाद वो अपना जब अकाउंट इधर आके एक्टिवेट करता है तो उसको इंस्टॉलमेंट्स में वो जीआईसी उसको मंथली बेसिस पे मिल जाती है वापस। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होती है वो $2,000 मिलता है आते हुए। उसके बाद फिर वो जो बाकी होती है वो इक्वल जो उसके इंस्टॉलमेंट पेमेंट होती है वो मिल जाता है उनको। और जो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये होता है जो जीआईसी लिखवाने का,
क्योंकि आजकल इन कंट्रीज़ में थोड़ा रिसेशन चल रहा है, जॉब मिलना में थोड़ा डिले हो जाता है, 2-3 महीने 4 महीने जॉब अगर नहीं मिलती तो वो जो जीआईसी रिक्वायर होता है वो स्टूडेंट के बड़ा काम आता है, उनकी अकोमोडेशन, उनकी ग्रोसरीज और उनकी एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए वो उनके काम आ जाता है। सो इट्स अ गुड थिंग। तो उसके बाद ये तीन ही इसकी मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं एसडीएस की। और एसडीएस के साथ जो वीज़ा रेशो है वो मोर देन 80% होता है, जो अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च, अकॉर्डिंग टू माय एप्लीकेशंस, अभी तक मैंने जितनी एसडीएस के साथ एप्लीकेशंस की हैं उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक एक भी रिफ्यूज़ल नहीं आया। उसकी बेसिस पे क्योंकि मैं ये बात कर रहा हूँ, रिफ्यूज़ल आ भी सकता है लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन एसडीएस के साथ ही हम करते हैं, नॉन एसडीएस की तरफ नहीं जाते। नॉन एसडीएस में आप जिस तरह की भी आपकी एप्लीकेशन हो, जितने भी मार्क्स हों, आइल्स में जितने भी आपके बैंड्स हों तो आप अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ वीज़ा रेशो आपकी इतनी अच्छी नहीं होगी। और सबसे जो बड़ी बात ये जो इनका डिफरेंस है वो ये है कि जो नॉन एसडीएस होता है वो प्रोसीजर आपका 3 मंथ से लेके 8 मंथ 1 ईयर भी लग सकता है उसका रिस्पॉन्स आने में, नॉन एसडीएस का। और जो एसडीएस का होता है वो विद इन अ मंथ 22 डेज़ जो वर्किंग डेज़ होते हैं, 22 वर्किंग डेज़ के अंदर उन्होंने आपका रिस्पॉन्स देना होता है, आपके डिसीजन देना होता है आपके वीज़ा का। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर ज़्यादा देर हो जाए तो 1 महीना 40 दिन 45 दिन के अंदर डिसीजन दे देते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें आपका टाइम सेव होता है, आपका जल्दी डिसीजन आता है सेकंड नंबर पे। और एक और जो मेजर डिफरेंस वो ये है कि नॉन एसडीएस के साथ आपको बैंक स्टेटमेंट रखवाना पड़ती है, आपको बैंक स्टेटमेंट शो करवाना पड़ती है, लेकिन एसडीएस के साथ आपको बैंक स्टेटमेंट भी मैंडेटरी नहीं है, आप ना भी लगाएं तो इट्स ओके, आपका वीज़ा आ जाएगा। लेकिन अगर लगा दें तो इट्स अ प्लस पॉइंट। तो ये तो था कि कनाडा किन किन स्ट्रीम से स्टूडेंट आ सकता है। और आपके साथ मैंने वीज़ा रेशो भी बताई है कि किसकी वीज़ा रेशो ज़्यादा है, किस स्ट्रीम की, और किस स्ट्रीम की वीज़ा रेशो कम है। और प्रोसेसिंग टाइम भी बताया कि प्रोसेसिंग टाइम जो है वो एसडीएस के साथ ज़्यादा है और नॉन एसडीएस के साथ कम है। और अभी मैंने आपके साथ 2 यूनिवर्सिटीज़ डिस्कस की थी, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया और एमसी गिल यूनिवर्सिटी। उसके बाद फिर एक और यूनिवर्सिटी है। ये सारी वो यूनिवर्सिटीज़ मैंने अभी आपको बता रहा हूँ कि जो लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कनाडा की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनकी वीज़ा रेशो काफ़ी अच्छी है और जिनके जो कोर्सेज़ हैं वो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज़्ड हैं। तो इसमें नंबर 3 जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा आती है। यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा में मास्टर्स इन एग्रीकल्चर, फूड साइंसेज़ एंड न्यूट्रिशन साइंसेज़ में मास्टर्स करवाया जाता है। और ये वो सारे वो कोर्सेज़ हैं कि जो कोई भी यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, चाहे वो किसी भी मेजर के हैं, और वो सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इन कोर्सेज़ में एडमिशन ले सकते हैं और उनकी रेलेवेंसी बिल्कुल एग्ज़ैक्टली बनती है। और उनकी जो है वो वीज़ा में इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, किसी भी कोर्स में वो एडमिशन ले लें तो। मास्टर्स इन एग्रीकल्चर फूड एंड न्यूट्रिशन साइंसेज में यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा ऑफर करता है। ये 2 इयर्स का मास्टर्स है। और इसकी जो 1 ईयर की फ़ी होगी अराउंड अबाउट $25,000 ईयर होगी। और नंबर 4 पे हमारे पास जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सैस्कैचुआन है। जो कनाडा की टॉप जो एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो उनमें से यूनिवर्सिटी ऑफ सैस्कैचुआन का एक टॉप पे नाम आता है। यूनिवर्सिटी ऑफ सैस्कैचुआन है, डलहौज़ी यूनिवर्सिटी है, गुएल्फ यूनिवर्सिटी है, एमसीगिल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा है। ये ऐसी यूनिवर्सिटी हैं कि जो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर के प्रोग्राम्स ऑफ़र करती हैं। और अगर इनमें स्टूडेंट को एडमिशन मिल जाए तो इट्स मीन कि वो 80% उसका वीज़ा सिक्योर हो जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचुआन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र करती है प्रोग्राम्स, लेकिन सबसे जो बड़ा इसका ड्रॉबैक है कि मोस्ट ऑफ दी जो प्रोग्राम्स हैं वो थीसिस बेस्ड हैं इसके। लेकिन थीसिस बेस्ड के साथ-साथ क्योंकि 3 तरह के मास्टर्स होते हैं, थीसिस बेस्ड, कोर्स बेस्ड और प्रोजेक्ट बेस्ड।
ये 3 तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। अगर हम थीसिस की बात करें तो वो आप सबको पता है कि थीसिस में हमें सुपरवाइज़र को अप्रोच करना होता है, और जो प्रोजेक्ट और कोर्स बेस है ये ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं दोनों। इसमें आप कोर्स वर्क कर लें या प्रोजेक्ट कर लें, ये दोनों चीज़ें सेम है। इसमें आपको कोर्सेज़ पढ़ने पड़ते हैं, कोई स्पेसिफ़िकली आपको किसी प्रोफ़ेसर को हायर नहीं करना पड़ता। तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचुआन के जो कोर्सेज़ शॉर्टलिस्ट किए हैं, ये प्रोजेक्ट बेस के किए हैं। इसमें क्योंकि या तो आपको प्रोजेक्ट बेस मिलता है या थीसिस बेस मिलता है। क्योंकि थीसिस बेस की तरफ हम जा नहीं रहे अभी, तो अभी हम प्रोजेक्ट बेस की बात करते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचुआन में सबसे पहला जो प्रोग्राम है, वो मास्टर ऑफ साइंस इन फूड साइंस है, और दूसरा जो प्रोग्राम है वो मास्टर ऑफ साइंस इन सॉइल साइंसेज़ है, और नंबर 3 पे आता है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में मास्टर्स है, और नंबर 4 पे मास्टर इन साइंस इन प्लांट साइंसेज़ में है। तो ये 4 प्रोग्राम्स हैं जो एग्ज़ैक्टली एग्रीकल्चर के रेलेवेंट है। इसमें एक और प्रोग्राम भी है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का प्रोग्राम है। तो ये सारे प्रोजेक्ट बेस्ड हैं, तो इसमें आप सब एडमिशन ले सकते हैं विदाउट एनी सुपरवाइज़र, और इसकी जो फ़ीस है, वो अराउंड अबाउट 23-24,000 डॉलर आ ईयर है। अ, उसके बाद जो 5th नंबर पे यूनिवर्सिटी आती है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा मास्टर ऑफ साइंस इन फूड साइंस ऑफ़र करती है। और उसके बाद है यूनिवर्सिटी ऑफ गुएल्फ है, मास्टर ऑफ साइंस इन फूड साइंस है यूनिवर्सिटी ऑफ गुएल्फ में। और ये 2 इयर्स का प्रोग्राम है, इसकी फ़ी जो है वो अराउंड अबाउट $19,000 आ ईयर है। और नंबर 2 पे आता है मास्टर ऑफ साइंस इन प्लांट एग्रीकल्चर, बायो प्रोडक्ट्स हैं। तो फ़ीसिस तो इनकी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन आपको ये जो प्रोग्राम्स हैं ये कोर्स बेस मिल जाएँगे, जो भी मैं आपके सामने अभी बोल रहा हूँ। मास्टर ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट है लेकहेड यूनिवर्सिटी में, तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट आ जाता है। आगे जो है वो मास्टर ऑफ फॉरेस्ट्री है यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा में, ये दोनों ऑफ़र करता है, थीसिस बेस्ड भी और कोर्स वर्क भी। तो इसमें हम कोर्स वर्क में हम एडमिशन ले सकते हैं मास्टर ऑफ फॉरेस्ट्री में। और उसके बाद फिर आता है हमारे पास मास्टर ऑफ साइंस इन फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रंसविक। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रंसविक जो है वो वन ऑफ द चीपेस्ट यूनिवर्सिटी इन कनाडा। सो इसमें हम 11,000 टू 12,000 आ ईयर फ़ी में हम एडमिशन ले सकते हैं मास्टर प्रोग्राम में, मास्टर ऑफ फॉरेस्ट्री में। सो इट्स अ लाइक गुड ऑप्शन टू गो। तो उसके बाद वेस्टर्न यूनिवर्सिटी है ओंटारियो में, लंदन ओंटारियो में। सो इसमें मास्टर ऑफ साइंस इन फूड एंड न्यूट्रिशन में ये ऑफ़र करती है। तो ये भी 2 ईयर का प्रोग्राम है, लेकिन इसकी आइल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी ज़्यादा है। इसके लिए आइल्स जो है वो 8 बैंड चाहिए ओवरऑल। तो ये इसकी आइल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है। बाकी जो ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा, यूनिवर्सिटी ऑफ गुएल्फ, ये 2 कंट्री जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो ओवरऑल 7 है विद नो लेस दैन 6। और बाकी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें 6.5 ओवरऑल विद नो लेस दैन 6 जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है एडमिशन के लिए। अब ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यहाँ पे मास्टर्स प्रोग्राम ऑफ़र कनाडा के अंदर। ये वो ऑप्शंस हैं सारे कि जो एग्रीकल्चर में कनाडा में जो आना चाहता है तो वो इन्हीं कोर्सेज़ में आता है, और इनके इसके अलावा जो प्रोग्राम ऑफ़र करती हैं, वो थीसिस बेस्ड स्टूडेंट को फिर वो ज़रा कॉम्पिटिशन में आना पड़ता है, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो स्टूडेंट्स होते हैं एग्रीकल्चर के, वो एक सुपरवाइज़र को अप्रोच कर रहे होते हैं, और वो अपनी-अपनी जो क्वालिफ़िकेशंस हैं, अपनी-अपनी सीवीज़ हैं, वो फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। तो उसमें जो सबसे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, जिनका आइल्स अच्छा होता है, या जिनका एकेडमिक स्कोर अच्छा होता है, वो उनको फिर एडमिशन्स ऑफ़र थीसिस बेस में करते हैं। तो ये है कि इसमें हम उस साइड पे नहीं जाते। तो इसके बाद मैं एक कॉलेजेस के बताता हूँ कि कॉलेजेस कौन-कौन से यहाँ पे प्रोग्राम्स ऑफ़र करते हैं।
तो उसके बाद फिर मैं डिफरेंट प्रोग्राम्स की जो बात करूँगा कि डिफरेंट प्रोग्राम्स की यहाँ पे डिमांड क्या है। आप किस प्रोग्राम में आएँ तो उसका ज़्यादा आपको बेनिफिट है, या किस प्रोग्राम में आप इधर एडमिशन लें तो उसका ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि जो कनाडा के कॉलेजेस हैं, ये सारे पब्लिक कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस होते हैं, सो इनकी वीज़ा रेशो भी उतनी होती है जितनी एक यूनिवर्सिटी की होती है। सो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जो हैं वो ओंटारियो के अंदर हैं। तो ओंटारियो में ऑलमोस्ट टोरंटो के राउंड अबाउट जितने सिटीज़ हैं, लंदन है, बैरी है, मार्खम है, स्कार्बरो है, ब्रैम्पटन है, मिसिसागा है। इन एरियाज़ में ये सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको एक तो अ, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, और इसके साथ आपको अच्छे कोर्सेज़ भी मिल जाते हैं, और आपको अपनी कम्युनिटी भी मिल जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं तो फ्लेमिंग कॉलेज है। फ्लेमिंग कॉलेज इसमें जो ये प्रोग्राम ऑफ़र करता है, ये 1 ईयर का प्रोग्राम है। 3 सेमेस्टर्स होते हैं और वो 1 ईयर में ही कंप्लीट करते हैं। ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। सो इट्स एग्ज़ैक्टली राइट प्रोग्राम। सो इसमें 6.5 ओवरऑल स्कोर चाहिए आपको मिनिमम, विद नो लेस देन 6। जो आइल्स की रिक्वायरमेंट है वो भी कॉलेजेस की भी यूनिवर्सिटीज़ के इक्वल है। इनकी भी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो आपको 6.5 ही चाहिए, जितने कॉलेजेस हैं। सो इसमें जो ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, ये 3 सेमेस्टर्स का ऑफ़र करता है। 2 सेमेस्टर्स जो हैं वो इसके कोर्स वर्क के होते हैं, और जो 1 सेमेस्टर होता है वो कोऑप का होता है, इंटर्नशिप का होता है। तो थर्ड सेमेस्टर्स जो है वो इंटर्नशिप आप करते हैं, चाहे किसी भी यहाँ पे किसी कंपनी के साथ आप 1 सेमेस्टर काम कर लें, या आप कॉलेज से कोई प्रोजेक्ट ले लें, जो असाइनमेंट्स ले लें कि मैंने ये प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो उस पे आप असाइनमेंट्स बना के आप कॉलेज को दे सकते हैं, तो वो आपका कोऑप कंसीडर हो जाता है। सेकंड जो है वो कोनेस्टोगा कॉलेज है। कोनेस्टोगा कॉलेज जो है ये ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस में प्रोग्राम ऑफ़र करता है। सो ये भी हमारे एग्रीकल्चर के ही अंडर आता है। तो ये ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम अवेलेबल है। नंबर 3 पे हमारे पास जॉर्जियन कॉलेज है। ये जो सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है, ये 1 ईयर का प्रोग्राम है। ये सेम जो प्रोग्राम है वो 3 कॉलेजेस ऑफ़र करते हैं। जॉर्जियन कॉलेज है, एल्गोनक्विन कॉलेज है, और जॉर्ज ब्राउन कॉलेज है। ये 3 कॉलेजेस जो हैं ये सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में कोर्स ऑफ़र करते हैं। जो इनकी फ़ीसेस हैं वो 16,000 से लेके $18,000 के बिटवीन है, जितने भी कॉलेजेस हैं। और नंबर 4 पे हमारे पास जो है वो लेकलैंड कॉलेज है। लेकलैंड कॉलेज है, इसमें ये जो प्रोग्राम है ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कमर्शियल एग्रीकल्चर है। तो ये कमर्शियल एग्रीकल्चर में पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट ऑफर, तो इसकी फीस जो है वो 13,000 कैनेडियन डॉलर है। इट्स आल्सो अ चीपेस्ट ऑप्शन। और जो एंड पे है, जिसमें मैंने खुद प्रोग्राम अपना अभी कंप्लीट किया रिसेंटली, वो फेंशा कॉलेज है। तो फेंशा कॉलेज में मैंने अभी रिसेंटली एग्रीकल्चर के 7 टू 8 एडमिशन करवाए हैं, और सब के वीज़ाज़ अप्रूव हुए हैं इसी प्रोग्राम में अभी, जिसमें मैंने खुद किया है। सो इसमें फेंशा कॉलेज है लंदन के अंदर, लंदन इधर ओंटारियो में, कनाडा लंदन में। सो ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम है। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, और 1 ईयर का है। ये कोप के साथ 3 सेमेस्टर्स का ये बनता है। तो ये ऑप्शन जो है ये $17,000 इसकी फ़ी है 1 ईयर की ऑलमोस्ट। अभी मैंने आपको कुछ ऑप्शंस बताए हैं, कुछ कॉलेजेस हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मास्टर प्रोग्राम ऑफ़र करती हैं, और जो ये कॉलेजेस हैं ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स जो हैं वो ऑफ़र करती हैं।
और वीज़ा रेशो भी आपको बता दिया कि ऑलमोस्ट सेम है। उसका कोई फ़र्क नहीं है कि आप कॉलेज में जाते हैं या यूनिवर्सिटी में जाते हैं। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स के कंसर्न होंगे डेफ़िनेटली, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द कॉलेजेस जो हैं वो 1 ईयर का प्रोग्राम ऑफ़र करते हैं और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो 2 ईयर्स का प्रोग्राम ऑफ़र करती हैं। और हर स्टूडेंट जो है वो यही चाह रहा होता है कि वो 2 ईयर प्रोग्राम में कनाडा में आए, क्योंकि जो कनाडा की इमिग्रेशन का जो एक रूल है, क्योंकि डेफ़िनेटली जो स्टूडेंट भी कनाडा में आता है वो लॉन्ग टर्म सेटलमेंट का ही प्लान उसके ज़हन में होता है कि अल्टीमेटली हम स्टडीज़ करके उसके बाद वहाँ पे ही सेटल हों। तो उसके लिए हमें जो यहाँ पे मिनिमम जो एजुकेशन है वो 2 इयर्स कंप्लीट करनी होती है। कर तो आप 1 ईयर के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए हर स्टूडेंट प्लान करता है कि वो 2 ईयर का प्लान स्टडीज़ का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल जाता है। जब और वो उसी दौरान 1 ईयर की अपनी नौकरी की या नौकरी की डायरेक्ट जो है वो पीएनपी लगा सकते हैं और पीएनपी के बाद और अच्छी बात है कि आप पाकिस्तान से 2 इयर्स के प्रोग्राम में आएँ। लेकिन लेट्स सपोज़ कि अगर आपको 2 इयर्स का प्रोग्राम नहीं मिलता और आप 1 ईयर के प्रोग्राम में आ रहे हैं कनाडा में, तो फिर भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 ईयर की डिग्री आप अपना यहाँ से कोर्स कंप्लीट करें और उसके बाद आप 1 ईयर जो है वो आप एक और एडमिशन लेके नेक्स्ट इनटेक का, तो अपना जो है वो वीज़ा, अपना स्टडी परमिट एक्सटेंड करवा सकते हैं। वो जो आपकी स्टडी पर होगी, वो 2 ईयर ही काउंट होगी कि आप 1 ईयर का आपने पहले पढ़ चुके हैं और 1 ईयर जो है वो आप आगे वीज़ा आपने एक्सटेंड करवाया अपना। और वो 2 इयर्स की आपकी स्टडी काउंट होगी और 2 इयर्स के बाद आपको फिर भी आपको 3 ईयर का ही वर्क परमिट मिलेगा। सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप 2 इयर्स की स्टडी पे यहाँ पे आएँ या 1 ईयर की स्टडी पे आएँ। उसके बाद आप फिर इधर आप एडमिशन लेके तो अपना वीज़ा एक्सटेंड करके और 3 ईयर वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अभी मैं 1 ईयर के प्रोग्राम पे यहाँ पे आया था और अभी मैंने नेक्स्ट ईयर का एक और प्रोग्राम लिया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में लिया मैंने। तो मेरा वीज़ा भी एक्सटेंड हो गया और मेरे 2 इयर्स कंप्लीट होंगे, तो उसके बाद फिर मैं 3 इयर्स के लिए 3 ईयर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हो जाऊँगा। सो दिस इज़ नॉट अ इश्यू कि आप 1 ईयर पे आएँ या 2 इयर्स पे आएँ। अ, उसके बाद आपको मैंने वीज़ाज़ के बारे में बताया, इसकी स्ट्रीम्स के बारे भी, जो कनाडा की जो स्ट्रीम्स हैं एसडीएस और नॉन एसडीएस, और कॉलेजेस भी बताए हैं, प्रोग्राम्स बताए हैं, फीसेस भी बताई हैं, आइल्स की रिक्वायरमेंट भी बताई है। अभी हम बात करें कि किस प्रोग्राम जो है वो जो कौन-सा जो प्रोग्राम है वो इन डिमांड है कनाडा में, हम इसकी बात करते हैं। क्योंकि डेफ़िनेटली जब पाकिस्तान में बंदा होता है, जब कोई चीज़ बंदे की आँखों से ओझल होती है, तो बहुत सी इंसान परसेप्शंस बना के बैठा होता है कि शायद जो कनाडा है वो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, तो बड़ी वास्ट जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी हमारे लिए वहाँ पे जाके, और हमारे लिए वहाँ पे जॉब जो है वो ईज़िली हमें मिल जाएगी। सो डेफ़िनेटली एग्रीकल्चर जॉब्स मिल तो जाती हैं। जब आप जो है वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं और किसी भी आप कंपनी को टारगेट करते हैं, तो उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली आप अच्छी पोज़ीशन पे जा सकते हैं। लेकिन मैं जो 1 एंड हाफ ईयर्स के अंदर जो कनाडा के अंदर जो चीज़ें असेस की हैं, जो चीज़ें विटनेस की हैं, उसमें मुझे, क्योंकि जो कनाडा है वो एक सीज़नल बेस्ड कंट्री है कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो ऑल ओवर द ईयर जो है वो नहीं चलती। यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 मंथ जो है वो एग्रीकल्चर होती है और 6 मंथ स्नो पड़ जाती है और उसमें वो काम बंद हो जाता है। और ये कंपनीज़ ऐसे नहीं करती कि पूरे ईयर्स के लिए ही वो एक जो अपने एम्प्लॉय को वो अपने पे कर रहे हैं और वो उनके साथ काम कर रहा हो। तो इसमें जॉब लेना
जॉब ढूँढना थोड़ा मुश्किल होता है एग्रीकल्चर में। तो मैं इसीलिए स्टूडेंट को कहता हूँ कि आप किसी भी प्रोग्राम में यहाँ पे आ जाएँ, कोई भी आप एग्रीकल्चर का प्रोग्राम ले लें, उसके बाद जो है क्योंकि और सबसे बड़ी बात ये है कि जो कनाडा में मास्टर्स प्रोग्राम की अपोज़ अगर हम ग्रेजुएट सर्टिफ़िकेट्स की बात करें, जो सर्टिफ़िकेशंस की बात करें, तो वो ज़्यादा इन डिमांड है। क्योंकि मास्टर्स प्रोग्राम है थ्योरेटिकल प्रोग्राम्स हैं टोटली। तो आप मास्टर्स करके तो उसके बाद फिर आप पीएचडी के लिए जाएँगे, पीएचडी के बाद आप कोई एजुकेशन फ़ील्ड में आ जाएँगे या किसी और टीचिंग फ़ील्ड में चले जाएँगे। और अगर आपने प्रोफेशन में आना है, आपने एग्रीकल्चर के आपने फील्ड में आके काम करना है, तो आपके लिए ये जो सर्टिफिकेशंस हैं, ये ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल हो सकती हैं कि आप एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम कर लें, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का प्रोग्राम कर लें, आप एग्रीकल्चर न्यूट्रिशन का प्रोग्राम कर लें। तो ये ज़्यादा इन डिमांड प्रोफेशंस हैं इधर कनाडा के अंदर, ये जो प्रोग्राम्स हैं। तो हमज़ा भाई इसके अलावा और किन चीज़ों पे आप चाह रहे हैं कि मैं बात करूँ? जी मौज भाई, इसमें थोड़ा सा बता दें कि एडमिशन प्रोसेस जो है ना वो यूनिवर्सिटी के हवाले से रिक्वायरमेंट्स तो आपने बता दी हैं कि इसका प्रोसेस क्या है, कि किस तरह थ्रू द वेबसाइट है, पोर्टल है, या जैसे भी है, इसका एडमिशन का प्रोसेस को थोड़ा सा गाइड कर दें, और थोड़ा सा इनके सीवी के हवाले से भी थोड़ा सा डिस्कस करें। ठीक है, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं जी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं यूनिवर्सिटीज़ की कि यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट है, जितने भी यहाँ पे अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो इसमें अ, हमारे जो मिनिमम जो स्कोर्स हैं हमारी प्रीवियस डिग्री में वो 70% से कम नहीं होने चाहिए। यूनिवर्सिटी में आपको सीजीपीए अगर हम बात करें तो 3.4 से अबव होना चाहिए। तो आप किसी अच्छे मास्टर्स प्रोग्राम में आपको एडमिशन मिल सकता है। अदरवाइज़ अगर आपका 3 है या 3 से बिलो है, सो आई विल रिकमेंड यू कि आप कॉलेज की तरफ जाएँ। अगर आपका 3.4 से अबव सीजीपीए है तो आप किसी मास्टर प्रोग्राम को टारगेट करें क्योंकि आपको उन्होंने ऑफ़र ही नहीं देना। आप अप्लाई तो कर देंगे 3 से 3 पे 2.8 पे, तो वो अल्टीमेटली आपको जो है वो आपसे सॉरी कर लेंगे कि हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते। तो इसलिए अगर किसी के अबव सीजीपीए वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया है, वो यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटीज़ में वो बंदा जाए कि जो जिसका अच्छा सीजीपीए है। मिनिमम 70% जो है वो एक्सेप्टेबल है, इससे नीचे जो है वो ऑफ़र नहीं मिलेगा। अगर किसी बंदे का 60% 55% से लेके 70% के दरमियान जिस बंदे के ग्रेड्स हैं, तो वो बहुत से ये सारे कॉलेजेस 60% पे 65% पे एडमिशन दे देंगे और अल्टीमेटली उसका वीज़ा भी आ जाएगा। और इसमें एक और टेक्निकल चीज़ है कि एक बंदा है वो 3.9 या 3.8 सीजीपीए ले रहा है पढ़ने वाला स्टूडेंट है, अच्छे उसके ग्रेड्स हैं और वो आगे कनाडा में डिप्लोमा पे आ रहा है। तो वीज़ा ऑफ़िसर ये डेफ़िनेटली ये चीज़ ज़रूर देखता है कि एक बंदा जो है वो एक अच्छा स्टूडेंट है और वो मास्टर्स की बजाय डिप्लोमा पे आ रहा है। मैंने बहुत से ऐसे देखे हैं केसेस के जो जिनके अच्छे ग्रेड्स होते हैं और वो डिप्लोमा के लिए आते हैं तो उनके वीज़ा पे थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। और अगर किसी के ग्रेड्स कम है और वो डिप्लोमा के लिए आ रहे हैं उसका वीज़ा डेफ़िनेटली एक्सेप्ट होगा क्योंकि वीज़ा ऑफ़िसर देखता है कि ये अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली एडमिशन ले रहा है। ये अपने ग्रेड्स के अकॉर्डिंगली अपनी स्टडीज़ को चूज़ कर रहा है। इसको पता है कि मैं यही स्टडीज़ कर पाऊँगा और वो उसी ही में आया। वो एक नेचुरल केस लगता है। सो इसमें आप अगर आपकी अच्छी सीजीपीए है तो आप डेफ़िनेटली यूनिवर्सिटी के लिए जाएँ। अगर आपके ग्रेड्स थोड़े लो हैं तो आप कॉलेज को टारगेट कर लें, आपका वीज़ा फिर भी आ जाएगा। मेन चीज़ होता है वीज़ा लेना। तो उसके बाद हम प्रोसेसिंग टाइम की बात करें कि यूनिवर्सिटी ऑफ़र लेटर कितनी देर में दे देती है। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र लेटर आपको देने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा देती हैं। मोस्टली जो है वो देखा गया कि 2 मंथ्स के अंदर 2 मंथ्स लग जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ का ऑफ़र लेटर आते-आते। 1 मंथ से 2 मंथ्स के दरमियान आप आ जाता है। और अगर हम कॉलेज के
रिसेंटली मैंने पिछले वीक मैंने फैनशाह के 4 एडमिशन किए हैं। 1 घंटे में ऑफ आ गए थे विदिन 1 आवर। तो वो अभी जो कॉलेजेस के ऑफ़र लेटर हैं वो आ जाते हैं वन विदिन अ वीक आ जाता है ऑफ़र लेटर। तो जो यूनिवर्सिटी का ऑफ़र लेटर है वो 2 मंथ्स लग जाते हैं। और हम डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो आपकी जितनी भी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, आपका इंटरमीडिएट का है, उसके बाद आपकी जो बैचलर्स की डिग्री है। और यहाँ पे एक मैंडेटरी जो चीज़ है, मोस्टली जो जितने भी कंसल्टेंट्स स्टूडेंट्स को कहते हैं जी आप अपनी डिग्री लेके आएँ, आपकी ट्रांसक्रिप्ट एक्सेप्टेबल नहीं होगी, आप डिग्री दें तो आपका एडमिशन होगा। सो इट्स नॉट अ मैंडेटरी, आपकी सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट पे आपका एडमिशन भी हो सकता है, आपकी ट्रांसक्रिप्ट पे आपका वीज़ा भी आ सकता है। सो अगर कोई अपनी डिग्री के लिए वेट कर रहा है या डिग्री का वेट करके अपना दूसरा प्रोसीजर डिले कर रहा है, तो उसको नहीं करना चाहिए। वो ट्रांसक्रिप्ट की बेसिस पे अपना जो है वो एडमिशन अप्लाई कर सकता है। तो जो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है वो आपकी जितनी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, आइल्स का जो ट्रांसक्रिप्ट है वो चाहिए। और उसके बाद आपको 2 से 3 जो हैं वो रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होते हैं यूनिवर्सिटी से। जिस भी प्रोफ़ेसर से आप पढ़े होते हैं तो आप उनको बोलते हैं कि आपको वो रिकमेंडेशन लेटर दे देते हैं। और उसके अलावा आपकी पासपोर्ट है और एप्लीकेशन फ़ी पे करते हैं आप, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और यूके की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एप्लीकेशन फ़ी चार्ज नहीं करती। और कनाडा की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने कॉलेजेस हैं वो अपनी एप्लीकेशन फ़ी चार्ज करते हैं। वो वैरी करता है कि किसी कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की वो $100 फ़ी होती है, $90 फ़ी होती है, $120 होती है, $150 होती है। तो ये 90 $80 से लेके $200 के दरमियान ये एप्लीकेशन फ़ीसेस होती हैं सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की। तो ये एप्लीकेशन फ़ी जब हम पे करते हैं, तो उसके बाद फिर हमारा एडमिशन का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। तो जो कॉलेज के लिए आपको रिकमेंडेशन लेटर नहीं चाहिए होता, आपको सिर्फ़ आपकी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती हैं, आपके आइल्स चाहिए होता है, तो आपका ऑफ़र लेटर आ जाता है। तो जो रिकमेंडेशंस हैं, तो वो आपके सिर्फ़ और सिर्फ़ यूनिवर्सिटी के लिए मैंडेटरी होते हैं। सो ये इसका डिफ़रेंस है। और आपको मैंने टाइम प्रोसीजर भी बता दिया कि वो कितनी देर में डिसीजन दे देते हैं। और इसके अलावा मैं एक और चीज़ यहाँ पे डिस्कस करता चलूँ। मोस्टली जो सबसे ज़्यादा जो, क्योंकि मैं उन पे बात करूँगा कि जो मेरे पास रेगुलर जो क्वेरीज़ आती हैं, जो स्टूडेंट्स ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनका ज़्यादातर स्टूडेंट्स कहते हैं जी हमें किस स्टेट में एडमिशन लेना चाहिए, किस सिटी में लेना चाहिए एडमिशन। अ, देखें, हर चीज़ जिसका फ़ायदा होता है उसका नुकसान भी होता है। ये मैं आप अगर ये आप पे डिपेंड करता है, आप फ़ायदा पहले लेना चाहते हैं या फ़ायदा बाद में लेना चाहते हैं, ये दोनों चीज़ें। क्योंकि डेफ़िनेटली कनाडा में जो बंदा भी आता है वो पीआर लेने के लिए आता है और पीआर देता भी है कनाडा। 100% जो बंदा कनाडा में आ जाता है उसको पीआर मिलेगी, मिलेगी। और उसके बाद वो पासपोर्ट भी सिटीज़न भी हो जाता है आफ्टर पीआर के 2 इयर्स के बाद वो सिटीज़न हो जाता है, पासपोर्ट होल्डर हो जाता है कनाडा का। क्योंकि अभी मैं इमिग्रेशन को भी डील कर रहा हूँ, तो मैं इमिग्रेशन के रेलेवेंट भी सारा इसके अंदर इसी को मैं लेके चलूँगा कि किस स्टेट में आपको एडमिशन लेना चाहिए या आप कहाँ पे पहले एडमिशन लेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, या दोनों चीज़ें हैं, आप फ़ायदा पहले ले लें या बाद में ले लें, सेम चीज़ है। अगर हम बात करें कि क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट कोशिश करते हैं कि हम ओंटारियो के अंदर आएँ। ओंटारियो में कनाडा की सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो ओंटारियो के अंदर है। बाकी जितने भी प्रोविंसेस हैं उनमें जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल कम है, और ख़ास तौर पे जो अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो बहुत कम है। और वहाँ पे हमें हलाल फूड का और बहुत सी जो ऐसी हमारी रिलीजियस प्लेसेस बहुत कम है। तो इस वजह से स्टूडेंट जो कोशिश करते हैं कि हम ऐसी जगह पे रहें कि जहाँ पे हमें अपनी कम्युनिटी भी मिले, अपने खाने भी मिलें और अपनी मस्जिदें एवरीथिंग जो है वो हमें नज़दीक में मिल जाए। तो अगर कोई भी बंदा ओंटारियो के अंदर आता है, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं भी ओंटारियो के अंदर। हमारे 70 टू 80% जो स्टूडेंट्स आते हैं वो ओंटारियो में आते हैं।
और जो बाकी 30% स्टूडेंट होते हैं वो दूसरी स्टेट्स में जाते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट ओंटारियो में आता है और यहाँ पे आके पढ़ता है, और यहाँ पे मैं आपको एक कंपैरिजन बताता हूँ इलेबोरेटिव कंप्लीटली इस पे, कि अगर जो स्टूडेंट ओंटारियो में आके पढ़ता है, ओंटारियो के किसी भी सिटी में चला जाए, टोरंटो में वो चला जाए, वो मिसिसागा में है, चाहे वो लंदन में है, चाहे वो थंडर बे में है, चाहे वो सेंट मैरी में है, चाहे वो किसी भी ब्रैम्पटन में है, तो वो उस सब के लिए जो है वो सेम है। तो इसलिए मैं स्टूडेंट को कहता हूँ, अगर आपने ओंटारियो में रहना ही है तो आप टोरंटो में रहें, ठीक है? उसकी वजह ये है क्योंकि टोरंटो में जो है वो आपके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो मैक्सिमम होती हैं। यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बिज़नेसेस बहुत ज़्यादा हैं, आपको यहाँ पे जॉब में इतना मुश्किल नहीं होगा, और आपको एवरीथिंग जो है वो आपको ईज़िली यहाँ पे मिल जाएगी। तो ओंटारियो में जब आप पढ़ते हैं 2 इयर्स की आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ओंटारियो की पीएनपी बंद है। 2 चीज़ें हैं जो कनाडा की इमिग्रेशन जो होती है वो 2 2 स्टेट्स पे होती है। मतलब फर्स्ट जो होती है वो ये है कि आपकी पीएनपी लगती है, और पीएनपी के बाद आपकी एफएनपी लगती है। जो पीएनपी होती है वो होती है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, और जो एफएनपी होता है वो फेडरल नॉमिनी प्रोग्राम होता है, जो हम जिसको पीआर बोलते हैं। बेसिकली पीआर जो देता है वो फेडरल देता है, आपको प्रोविंस पीआर नहीं देता, वो आपको जस्ट पीएनपी देता है, और फेडरल ने आपको पीआर देनी होती है। और जो क्योंकि मेन चीज़ होती है पीएनपी लेना, पीएनपी के 600 पॉइंट्स होते हैं आपकी इमिग्रेशन में। तो वो 600 पॉइंट्स अगर आप ओंटारियो में रह के पढ़ेंगे तो वो आपको 600 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, और वो स्टडीज़ आप जब कंप्लीट करते हैं 2 इयर्स की, तो उसके बाद आपको मूव करना पड़ता है। आपको 600 पॉइंट्स लेने के लिए आपको अल्बर्टा मूव करना पड़ता है, मैनिटोबा मूव करना पड़ता है, नोवा स्कोशिया में मूव करना पड़ता है, सस्केचुअन में मूव करना पड़ता है, या ब्रिटिश कोलंबिया में मूव करना पड़ता है। ये जितनी स्टेट्स हैं, फिर आपको अल्टीमेटली जॉब करने के लिए वहाँ पे जाना पड़ता है। आप वहाँ पे जाके एम्प्लॉयर ढूँढते हैं, और एम्प्लॉयर के साथ आप 1 साल काम करते हैं। तो एम्प्लॉयर से आप कमिटमेंट पहले करते हैं कि जी आप मुझे आपने मुझे जॉब ऑफ़र देना है, आपने मुझे नॉक की जॉब देनी है। कल मैंने जब पीएनपी अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीटली आप मुझे देंगे। आपका पेरोल चलता है। तो वो 1 ईयर की आपको जॉब वहाँ पे करना पड़ती है, दूसरे प्रोविंसेस में, और फिर 1 ईयर की जॉब करके आप वहाँ पे पीएनपी लगाते हैं, और पीएनपी के बाद फिर आपकी पीआर के लिए फ़ाइल लगती है, जो कि आपको 1 टू 2 ईयर्स वहाँ पे जाके फिर लगाने पड़ते हैं एक्स्ट्रा यहाँ पे पढ़ने के साथ-साथ। तो अगर कोई स्टूडेंट जो है वो डायरेक्ट उन स्टेट्स में आता है, जैसे वो मैनिटोबा में आता है, नोवा स्कोशिया में आता है, कोलंबिया में आता है, या वो अल्बर्टा में आता है, उनको कोई जॉब ऑफर करने की ज़रूरत नहीं होती। वो डायरेक्टली पीएनपी राइट अवे जो है वो अपनी डिग्री फौरन बाद। हेलो। तो उन प्रोविंसेस में वो राइट अवे अपनी डिग्री की कंप्लीशन होने के बाद वो अपनी पीएनपी लगा सकते हैं, और वो डायरेक्टली जो है वो जैसे ही उनकी स्टडीज़ कंप्लीट होती है उसके साथ ही उनकी पीएनपी लग जाती है, और उसके साथ ही उनकी पीआर हो जाती है। और जो स्टूडेंट ओंटारियो में पढ़ते हैं उनको फिर जाके वहाँ पे 2 साल रहना पड़ता है, और उसके बाद फिर वो पीएनपी, और फिर वो 4 से 5 साल लग जाते हैं। सो क्योंकि स्टूडेंट लाइफ आप जहाँ पे भी हैं स्टूडेंट लाइफ सेम है, चाहे आप टोरंटो में हैं, चाहे आप अल्बर्टा में हैं, क्योंकि आपको स्टूडेंट लाइफ में आपको पढ़ना होता है, और जितना आपको काम करने का काम करना अलाउ होता है, वो चाहे आप वहाँ पे कर रहे हैं या इधर कर रहे हैं, वो आपने उतना ही करना है। तो वहाँ पे एक और फ़ायदा जो उन प्रोविंसेस में रहने का वो ये है कि वहाँ पे टैक्सेस बहुत कम है, हाउसिंग बहुत सस्ती है, ग्रोसरीज सस्ती हैं, तो वहाँ पे एक्सपेंसेस भी उतने कम हैं। तो डेफ़िनेटली स्टूडेंट को चाहिए कि वो डायरेक्टली एडमिशन ही उन स्टेट्स में लें कि जिनमें फ़ॉरेन स्टडीज़ के बाद उनकी पीएनपी लग जाए, और पीएनपी उनको कोई जॉब ऑफ़र का चाहिए ही ना हो, वो डायरेक्टली एलिजिबल हों। क्योंकि जो प्रोविंसेस हैं वो कहते हैं कि स्टूडेंट जो हमारे प्रोविंस से पढ़ा है, वो हम उनको उनको जॉब ऑफ़र की भी ज़रूरत नहीं है,
वो फ़ौरन अपनी आफ्टर 2 मंथ्स वो अपनी पीएनपी लगा के पीआर की फ़ाइल लगा सकता है। तो जो हम ओंटारियो के स्टूडेंट्स होते हैं उनको दूसरी स्टेट्स में जाना पड़ता है 1 साल जॉब करने के लिए। फिर हम जाके 1 साल जॉब करते हैं, उसके बाद फिर हमारी पीएनपी की फ़ाइल लगती है, तो 3 टू 4 मंथ्स लग जाते हैं पीएनपी आने में। उसके बाद फिर जब पीएनपी आती है तो फिर हम जो है वो पीआर के लिए एलिजिबल होते हैं। सो दैट इज़ द डिफरेंस कि आप ओंटारियो में पढ़ते हैं या दूसरे प्रोविंसेस में पढ़ते हैं। अ, इसके अलावा हमज़ा भाई और किस ये मैंने थोड़ा इस पे डिस्कस कर दिया। जी मुआज भाई, एक तो हम क्वेश्चन सेशंस के लिए भी ओपन कर देते हैं, और हुँ, दूसरा काफी ज्यादा मैंने ना चैट एक बार डिसेबल की हुई थी, तो मुझे भी काफी ज्यादा मैसेजेस आ रहे थे, तो कुछ तो मैं आपको डायरेक्टली पूछ लेता हूँ। हुँ, हुँ। एक था, किसी फीमेल का क्वेश्चन था कि पीटीए एग्जाम एक्सेप्टेबल है या आइल्स भी? बोथ आर एक्सेप्टेबल एज़ आई सेड। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके, तो काइंडली जिन जिन के क्वेश्चंस है ना वो अपना हैंड रेज कर लें, तो हम वन बाय वन जो है आप लोगों को अनम्यूट करेंगे। अ, और अस्सलाम वालेकुम हमजा, यार ना हैंड रेज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, हैंड रेज का ऑप्शन, जस्ट अ सेकंड। सिलेक्शन में है रेज हैंड, चलें आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं मुआज भाई और हमजा यार आपको दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि यार आपने कितना इंटरेक्टिव सेशन अरेंज किया है और स्टूडेंट्स को इंगेज किया है। तो और मुआज भाई आपने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से कन्वे किया। मोस्टली क्वेश्चंस हैं जो वो आपके इंटरेक्टिव सेशन से ही क्लियर हो गए हैं। तो मेरा जस्ट एक क्वेश्चन ये था कि आपने न्यूट्रिशनल साइंसेज का जिक्र किया है। तो बेसिकली एग्रीकल्चर साइंसेज में जो न्यूट्रिशनल साइंसेज हैं बेसिकली एनिमल न्यूट्रिशन से ही रिलेटेड होती हैं। तो क्या एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोग्राम्स में एनिमल न्यूट्रिशन के प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं जो यूनिवर्सिटीज आपने बताई हैं? देखें ब्रदर, जो एनिमल न्यूट्रिशन और ह्यूमन न्यूट्रिशन दीज़ आर 2 डिफरेंट डोमेन्स। एनिमल न्यूट्रिशन एक डिफरेंट है और ह्यूमन न्यूट्रिशन में एग्रीकल्चर की जितनी क्रॉप्स आती हैं या एग्रीकल्चर की जो कल्टीवेशन आती है उनमें दोनों चीज़ें एंटरटेन होती हैं। चाहे वो एनिमल्स की न्यूट्रिशन है, चाहे वो ह्यूमन्स की न्यूट्रिशन है। सो इसमें हम प्रोग्राम्स जो हैं वो स्पेसिफिकली जो है वो दोनों के डिफरेंट हैं। उसमें अगर हम जैसे ये जनरल जो प्रोग्राम्स हैं ये तो ह्यूमन न्यूट्रिशन की ही इसमें बात हो रही है, क्योंकि जिसमें फूड सेफ्टी और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के जो प्रोग्राम हैं, सो ये हैं बेसिकली ह्यूमन न्यूट्रिशन के। तो जो वेटनरी के हैं वो कुछ प्रोग्राम्स डेफ़िनेटली हैं जो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं कनाडा के अंदर, लेकिन वो वेट के अंदर आएँगे, वो एनिमल साइंसेज़ में आएँगे। वो एक डिफरेंट सेक्शन है। और सेकेंडली यार ब्रदर माय लास्ट क्वेश्चन इज दैट कि बेसिकली वेटनरी साइंसेज केम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एग्रीकल्चर। तो मोस्टली जो इंस्टीट्यूट जिनका आपने जिक्र किया है मैंने उनमें से कुछ नोट भी किए हैं। तो ये जो एग्रीकल्चर साइंसेज ऑफर कर रहे हैं तो क्या इनमें से मोस्टली इंस्टीट्यूट्स जस्ट लाइक इन पाकिस्तान के वो वेटनरी साइंसेज के कोर्स भी ऑफर करते हैं? तो क्या वहाँ पे भी ये सिनेरियो है जहाँ पे जैसे अब आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर के साथ साथ उन्होंने वेटनरी साइंसेज के भी कोई कोर्सेज वगैरह मतलब ऑफर करती हैं यूनिवर्सिटी? येस डेफ़िनिटली ब्रदर, वेटनरी के भी काफ़ी प्रोग्राम्स हैं। जैसे अभी इधर मास्टर ऑफ वेटनरी साइंसेज़ जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड में है। सो ये मास्टर ऑफ वेटनरी साइंसेज़ जो है ये ऑफ़र करती है यूनिवर्सिटी जो है। सो इसके लिए जो आइल्स मोस्ट प्रोबेबली जो ये क्योंकि एक सॉर्ट ऑफ के ये जो वेटनरी साइंसेज़ है ये आ जाती है ज़रा स्पेसिफ़िकली डॉक्टरी के अंदर, तो इसमें आपकी आइल्स जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी हाई हो जाती है, तो मिनिमम आइल्स जो उसके लिए आपको 7 चाहिए होता है।
आपने किसी भी एनिमल साइंसेज़ में मास्टर्स करना है तो उसको 7 आपको उसके लिए मिनिमम चाहिए होते हैं 7 बैंड्स। और अभी जो यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड है, ये ऑफ़र कर रही है मास्टर ऑफ वेटरनरी साइंसेज़। और उसके बाद जैसे ये कॉलेजेस मैंने आपको बताए हैं अभी, जो है वो वेटरनरी टेक्नीशियन का जो डिप्लोमा है, ये जॉर्जियन कॉलेज ऑफ़र कर रहा है वेटरनरी टेक्नीशियन का। तो ये जो प्रोग्राम्स हैं, ये भी बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं जो कॉलेजेस के हैं, जो वेटरनरी के रेलेवेंट जितने भी ये जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास जो ऑफ़र करते हैं, इनमें भी आपकी वीज़ा रेशियो अच्छी हो सकती है। जैसे जॉर्जियन कॉलेज ऑफ़र करता है। और डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ गुएल्फ ऑफ़र करती है। डिप्लोमा इन वेटरनरी टेक्नोलॉजी है जो कि डगलस कॉलेज जो है ये ऑफ़र करता है। इसके बाद आपके पास डॉक्टर ऑफ वेटरनरी साइंस इन पॉपुलेशन मेडिसिन आ जाती है थेरियोजेनोलॉजी में। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ गुएल्फ जो है ये ऑफ़र करती है आपको। और इसके बाद आपके पास मैं आपको बताता चलता हूँ और भी प्रोग्राम्स हैं इसमें। ये ओंटारियो कॉलेज जो पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है, ये वेटरनरी असिस्टेंट में सर्टिफिकेट है, ये 1 ईयर का प्रोग्राम है। ये सेंट लॉरेंस कॉलेज है, ये ऑफ़र करता है आपको डिप्लोमा इन टेक्नोलॉजी वेटरनरी टेक्नोलॉजी में, ये डलहौज़ी यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है। तो इसमें आपके पास प्री वेटरनरी मेडिसिन में भी प्रोग्राम आ जाता है डलहौज़ी यूनिवर्सिटी में। एल्गनक्विन कॉलेज में आपके पास सर्टिफिकेट इन वेटरनरी असिस्टेंट का आ जाता है। सो ऑल दीज़ कोर्सेज़ जो कि आपके एग्ज़ैक्टली रेलेवेंट हैं, और आप इनमें आके अपना वीज़ा के जो चांसेस है वो अच्छे कर सकते हैं। Thank you, brother. Bundle of thanks. May Allah bless you. थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर हारून, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। यस हारून, यू आर अनम्यूट। चलिए नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा क्वेश्चन है कि एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी के जो से कोर्सेज हैं उनमें हम जा सकते हैं आफ्टर एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन? यस, डेफिनेटली जा सकते हैं। तो निपसिंग यूनिवर्सिटी के बारे में बता दें, ओंटारियो के अंदर ही है, ये कैसी यूनिवर्सिटी है? कौन सी? निपसिंग निपसिंग निप यूनिवर्सिटी। निप कैन यू स्पेल इट? एन NIPISS एन आई PI ए आई और ई आई? P पाकिस्तान PI ओके। हाँ। SSING। देखिए ब्रदर, दो चीज़ें होती हैं। आपने कोई भी इंस्टीट्यूट कनाडा के अंदर जो भी इंस्टीट्यूट आपने चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है, सबसे जो जी पहली चीज़ जो आपने देखनी है, क्या वो इंस्टीट्यूट डीएलआई है। सो डीएलआई मीन्स के डिज़ाइनेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट होता है। सो डिज़ाइनेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट जो होता है वो गवर्नमेंट से अप्रूव होता है कॉलेज, और गवर्नमेंट उनको लाइसेंस नंबर देती है, और उसके बाद जो स्टूडेंट उनके पास पढ़ते हैं तो गवर्नमेंट सिर्फ उनको ही पोस्ट स्टडी वर्क परमिट देती है। ठीक है। अदरवाइज़ बाकी जितने कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्राइवेट हैं, जो डिज़ाइनेटेड नहीं जी हैं,
जो IRCC से जी अप्रूव नहीं है। आप अगर उनमें एडमिशन लेंगे तो आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं मिलेगा। आप स्टडीज़ कंप्लीट करके अपनी सिर्फ वापस जा सकते हैं। आप यहाँ पे लीगली आपको यहाँ पे स्टे अलाउ नहीं होगा। सो मेक श्योर कि आप जो भी इंस्टीट्यूट को देख रहे हैं वो DLIE हो, और कोई भी इंस्टीट्यूट जो DLI है उसमें आप एडमिशन लेके वीज़ा आपका ले सकते हैं, और आपको आना भी DLI में चाहिए। और वीज़ा रेशो भी उसकी ही अच्छी है। बाकी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी वीज़ा रेशो इतनी अच्छी नहीं है। आइदर के अगर तो ये यूनिवर्सिटी, क्योंकि फर्स्ट टाइम कि मैं यूनिवर्सिटी का नाम सुन रहा हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी सुना नहीं। अभी मैं उसको देख रहा था कि क्या ये DLI है या नॉन DLI है। तो इस वजह से अगर वो प्रोग्राम अगर आपको DLI है तो इट्स मतलब फ़ाइन, आप डेफ़िनेटली कर सकते हैं। जी, चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके। नेक्स्ट वन, वजीहा कयूम। DLI, निपसिंग यूनिवर्सिटी का DLI। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं साइंसी से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे ये पूछना था कि मैंने PhD के लिए अप्लाई करना है, एक्सेप्टेंस चाहिए मुझे डेफिनेटली। तो मैंने अभी आर्ट्स का टेस्ट देना है, तो उसके लिए मैं उसके बगैर मैं एक्सेप्टेंस के लिए मेल्स कर सकती हूँ? पहला क्वेश्चन मेरा ये है। किस में स्टडीज़ की हुई है? केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री, एमफिल ओके, केमिस्ट्री है मेरा, एग्रीकल्चर से ही। ठीक है। और जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है वो मैंने ये कहना था, पूछना है कि मुझे ना ये जो इमिग्रेशन है उस पे अप्लाई करना है, तो उसका क्या प्रोसीजर है और उसका जो चार्जेस हैं उसकी क्या हो सकते हैं और उसका क्या प्रोसीजर है। काइंडली इसके बारे में भी मुझे थोड़ा बहुत गाइडेंस चाहिए। ओके। मैं आपके पहले क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कि यस सर। आप कहते हैं कि जी PhD के लिए आपने आना है और आपको एक्सेप्टेंस जो है वो विदाउट आइल्स मिल जाए। नहीं नहीं सर, मैं पहले आइट्स का अभी आइट्स का टेस्ट देना है, मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। अभी मैं रिसेंटली फ्री हुई हूँ एमफिल से। देखिए, तो एक्सेप्टेंस के लिए मेल शुरू कर दूं या ना करूं, आर्ट्स दे लूं उसके बाद करूं? इसके लिए, क्योंकि PhD जितने भी PhD प्रोग्राम्स होते हैं, जितने भी PhD प्रोग्राम्स हैं वो कंप्लीटली थीसिस बेस्ड होते हैं, और वो सुपरवाइज़र ही आपको अप्रोच करना पड़ता है उसके लिए। यस सर। तो उसके लिए क्योंकि PhD आप किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू तो कर नहीं सकते, वो आपको कंप्लीटली प्रोसीजर योरसेल्फ करना पड़ता है। तो उसमें आपको जो आइल्स है वो 7 आपको चाहिए होता है, 7 से मोर देन 7 आपको PhD के लिए आइल्स चाहिए होता है। और उसके बाद सुपरवाइज़र जो है वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करता है, और इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद फिर वो उसके पास जितने भी स्टूडेंट्स की प्रोफाइल्स होती हैं, और वो असेसमेंट करके जो स्टूडेंट उसने रखने होते हैं अपने पास, वो जो सबसे ज़्यादा एलिजिबल होता है या जिसकी सबसे ज़्यादा सर्टिफिकेशंस होती हैं, रिसर्च पेपर्स होते हैं, वो जो है वो उसको प्लेस दे देता है। तो ये है, आपका ये पहला क्वेश्चन था कि अब मुझे ये बताइए कि क्या आपका कनाडा में आने का पर्पस PhD करना स्पेसिफिकली, या कि कनाडा में सेटल होने का पर्पस है? मैं आपको उसके सर अकॉर्डिंगली आप PhD भी है मेरा एम, और सेकंड एम मेरा जो है वो वहाँ पे PhD भी है डेफिनेटली। हुँ। तो इसलिए मैं क्योंकि जो मास्टर्स जिन्होंने किया हुआ है, तो मैं उनको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप आगे PhD की बजाय आप डायरेक्ट इमिग्रेशन पे आएँ कनाडा की। आप पाकिस्तान से डायरेक्ट इमिग्रेशन पे आएँ, क्योंकि कनाडा आपको इमिग्रेशन देता है। अभी जो रिसेंटली ड्रा हुआ है वो 496 पे हुआ है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो अगर हम अ, आगे बात करेंगे उसमें। तो उसके लिए आइट्स नहीं चाहिए या कुछ, उसका क्या प्रोसीजर है उसका, मुझे थोड़ा बहुत गाइड कर। उसके लिए आपको 18 ईयर एजुकेशन चाहिए मिनिमम। यस। वो तो मतलब 4 ईयर ग्रेजुएशन के बाद 2 इयर्स का मास्टर हो तो वो 18 ईयर हो जाती है। यस वो है। और उसके बाद फिर आपका मिनिमम 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके अपनी रेलेवेंट फील्ड के अंदर।
3 ईयर का। यस है। और उसके बाद फिर आपकी जो थर्ड मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो आपका CLB 9 आइल्स होना चाहिए। आइल्स ये पीटी एक्सेप्टेबल नहीं है इमिग्रेशन के लिए। और आइल्स भी जनरल ट्रेनिंग का, जीटी का आइल्स वो इजी होता है, वो एकेडमिक आइल्स एक्सेप्टेबल नहीं है। जीटी का जनरल ट्रेनिंग का आइल्स इसके लिए एक्सेप्टेबल होता है, और उसका CLB 9 आपका आना चाहिए। तो जो CLB 9 है वो होता है 8777। आपका एक मॉड्यूल में 8 और बाकी 3 मॉड्यूल में आपके 7 बैंड्स आए। तो ये आपके 3 रिक्वायरमेंट्स। और उसके बाद एज के हैं, अगर आप अंडर अंडर 30 हैं तो आपको उसके एज के फुल पॉइंट्स मिल जाते हैं। और इसके साथ अगर आप प्लस पॉइंट और एक चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो आप जॉब ऑफ़र, अगर आपका कोई यहाँ पे जानने वाला है, अगर आपका रेलेवेंट जो क्लोज़ रेलेवेंट है, आपका जो फर्स्ट कज़न है या आपका भाई है या आपकी फैमिली मेंबर है जो ब्लड रिलेशन है जिसके साथ, अगर वो आपको वो देता है, उसको हम बोलते हैं कि रेफरेंस टू रेफरेंस टू प्रोविंस। वो आप अगर वो ऐसे प्रोविंस में रह रहा है कि जैसे अल्बर्टा है, नोवा स्कोशिया या सस्केचुआन है, उसमें आपका कोई रेलिवेंट रहता है तो अ, वो आपको देता है इनविटेशन। इनविटेशन लेटर के जो 10 यस, हैं आपकी मेरी पीआर फैमिली में। में कोई भी नहीं है। हाँ, तो मैं एक बात कर रहा हूँ। और उसके बाद ये है कि आप अगर अपने पॉइंट्स और बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आप फ्रेंच जो है वो लैंग्वेज वो कर लें। तो फ्रेंच लैंग्वेज अगर आप कर लेते हैं तो उसकी आप सर्टिफिकेशन करते हैं तो आप उसके भी आपको 10 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। इसकी कोई वेबसाइट या कुछ ऐसा ऑनलाइन फ्रेंच लैंग्वेज का? किस चीज़ का? फ्रेंच लैंग्वेज के लिए ऑनलाइन ही करेंगे इसकी सर्टिफिकेशन, अगर सीखना वगैरह हो ना? ये फ्रेंच लैंग्वेज आई थिंक सो फैसलाबाद में सेरेना में करवाते हैं कोर्स ये। तो ओके। वहाँ से क्योंकि मैं आपको ये एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ कि जो करके आप अपने पॉइंट्स मैक्सिमम इंक्रीज़ कर सकते हैं। और अगर आप के पॉइंट्स फिर नहीं बन रहे क्योंकि ड्रास बहुत हाई हैं, आपके जितने भी आपकी सारी चीज़ें वो आपके 480 475 तक ही पॉइंट्स बनेंगे। और अभी रिसेंटली जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रा हाई हुआ है, तो उसके लिए अगर आपने जल्दी आप चाहते हैं कि आपकी इमिग्रेशन हो तो उसके लिए फिर आपको जॉब ऑफ़र चाहिए होता है। वैलिड जॉब ऑफ़र जो होता है, जो जिसको हम LMIA बोलते हैं। अगर आपका LMIA साथ लग जाता है तो उसके आपको 60 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। सो इट्स मीन कि आप डायरेक्टली जो है वो मोर देन 500 चले जाते हैं और आपका पहले ड्रा के अंदर ही आपका नाम आ जाता है। और LMIA जो है, अगर या तो आपका कोई जानने वाला है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई LMIA दे दे, लेकिन कनाडा में जो अभी सिनेरियो चल रहा है वो LMIA यहाँ पे सारे एम्प्लॉयर सेल करते हैं। और LMIA की जो कॉस्ट है वो 35,000 कैनेडियन डॉलर, मिनिमम 35,000 कैनेडियन डॉलर है। इट्स मीन कि 80 लाख पाकिस्तानी में वो LMIA मिलता है आपको। और अगर जब वो आपका LMIA आपके सारे केस के साथ लगता है तो आप डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हैं PR के लिए, इमिग्रेशन के लिए कनाडा की। ओके ओके, जी। थैंक यू सर। और सर एक क्वेश्चन था कि अगर बॉटनी एमफिल बॉटनी हो, MSc बॉटनी हो यहाँ से, और वो आगे इन्वायरमेंटल साइंसेस चूज कर सकते हैं स्टूडेंट, या कर प्लांट सक साइंसेस? कर सकते हैं, कर सकते हैं। ओके ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। नेक्स्ट इज सुमैन। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। मैंने पूछना था कि अगर 5.5 बैंड और हाइट्स में बैचलर भी अप्लाई करना हो तो हो जाएगा? यस, हो जाएगा। ओवरऑल 6 होने चाहिए आपके, लेकिन ओवरऑल 5.5 ना हो। मिनिमम अगर आपके किसी एक मॉड्यूल में 5.5 आ गए हैं तो ये भी 10th ऑफ अगस्त से उन्होंने किया है कि आप वीज़ा के लिए तो एलिजिबल हो सकते हैं। देखें, अभी रिसेंटली IRCC ने जो न्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई है वो ये है कि आपका जो आइल्स है उसमें थोड़ी उन्होंने आपको रिलैक्सेशन दी है, और जो पीटी है वो भी उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दी है। का उन्होंने जो दूसरे इंग्लिश के जो लैंग्वेज टेस्ट वगैरह हैं वो भी आपके उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, जैसे डोलिंगो वगैरह। तो ये सारे उन्होंने टेस्ट, लेकिन देखें,
एम्बेसी की रिक्वायरमेंट तो मिनिमम आपकी कम हो गई, 5.5 इंडिविजुअल में आ जाएँ और ओवरऑल आपके 6 आ जाएँ तो आप एसडीएस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए, उसकी बेसिस पे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज ऐसा नहीं है कि जो 5.5 पे आपको एडमिशन दे। आपने पहले एडमिशन लेना है तो उसके बाद आप वीज़ा की तरफ जाएँगे ना। तो आपको जब एडमिशन नहीं मिलेगा तो आपने फिर वो आइल्स का क्या फ़ायदा आपको कि पहले आपको वो आइल्स जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करना है। तो उसकी जो रिक्वायरमेंट वो फुलफ़िल करने के लिए आपको आइल्स जो है वो 6 चाहिए ही चाहिए ओवरऑल विद नो लेस देन 6। जी थैंक यू सर। ओके। मिस्टर हारून, उसामा मुनीर, यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक। सर, मैंने कनाडा में अप्लाई किया है, टोरंटो में यूनिवर्सिटी के अंदर। मेरा ऑफर लेटर आ गया एसटीएस प्रोग्राम के थ्रू ना। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ रिगार्डिंग कि अब इन्होंने एक ब्लॉक काउंट की भी, इनकी एक डिमांड है, एम्बेसी की डिमांड है ब्लॉक काउंट की कि 10,000 कैनेडियन डॉलर आपने अपने ब्लॉक काउंट में रखवाने हैं एंड फर्दर जो है वो इंश्योरेंस के पैसे भी होते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि पीआर की क्या सिचुएशन है यहाँ पे। मेरा जो मास्टर्स है वो 1.5 साल का है, मेरा कोर्स जो है। कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सा कोर्स है आपका? यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के अंदर मेरा कोर्स है, मास्टर्स है एग्रीकल्चर में। मास्टर्स इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर। जी जी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। जी जी। कितनी फ़ी है उसकी आपकी? ऑफर लेटर आया आपका उसका? जी, मेरा ऑफर लेटर आ गया। कितनी फ़ी आई है मैं आपकी आपके साथ उसकी? व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ, सारी डिटेल शेयर करता हूँ आपको। हम्म। मुझे 60 से 65 लाख की जो सी है ना वो बताई है मेरे कंसल्टेंट ने ना। मैंने कंसल्टेंसी ली थी तो उसने 60 से 65 लाख का मुझे ओवरऑल दिया बजट। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल भाईजान, शायद आपका ऑफ़र आया हो, इफ़ यू डोंट माइंड। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो जो है वो कनाडा की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है उसकी मिनिमम जो फ़ी है कोई भी कोर्स है उसकी $40,000 आ सेमेस्टर, नॉट अ ईयर। $40,000 आ सेमेस्टर से स्टार्ट होती है और उससे ऊपर जाती है वो। और उसके बाद सेकंड जो बात है वो ये है कि उसमें मास्टर ऑफ एग्रीकल्चर स्पेसिफिकली कोई प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है, ठीक है। उसमें मास्टर ऑफ फॉरेस्ट्री है, जो मास्टर ऑफ फॉरेस्ट्री का कोर्स है वो भी थीसिस बेस्ड प्रोग्राम है, वो भी कोर्स बेस्ड प्रोग्राम नहीं है। सो ये एक प्रोग्राम है जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ऑफर करती है। तो आपके कंसल्टेंट ने आपको किस किस स्पेसिफिक किस फील्ड की में किस मास्टर्स का आपको ऑफर लेटर उसने लेके दिया है? हेलो, हेलो। साम भाई अनम्यूट करें खुद को। चलिए नेक्स्ट। जी जैन। अस्सलाम वालेकुम सर, आप खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, खैरियत से हैं? सेहत भी ठीक है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने ये पूछना था, मैंने जियोलॉजी में पढ़ा है, 3+1 की डिग्री है मेरी, तो वो मेरी परसेंटेज भी 2.5 तक है। तो मेरा ये कि कनाडा में किसी यूनिवर्सिटी में हो सकते हैं? जियोलॉजी में पढ़ा है आपने? जी जियोलॉजी में पढ़ा है और मैं चाह रहा हूँ एनवायरमेंटल साइंस की तरफ चला जाऊँ।
आप आ सकते हैं, एनवायरमेंटल साइंसेज में आ सकते हैं। ये पॉसिबल है? मेरी सीजीपीए कोई मैटर तो नहीं करेगा? लेकिन ये है कि सीजीपीए तो मैटर करता है ना। सीजीपीए इतना सीजीपीए पे यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं देगी ना। अच्छा, बाकी है कि यहाँ पे आपको पता है जो प्रोफेसर हैं हमारे नहीं देते, बहुत मुश्किल होते हैं क्या चीज़? सीजीपीए नंबर्स देने में ना। ये लोग बहुत मुश्किल से देते हैं। ये कराची यूनिवर्सिटी से हमने पढ़ा है यहाँ से। अच्छा अच्छा, मैंने कहा एग्रीकल्चर से पढ़े हैं तो फिर तो आप गलत बात कर रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू, आपसे यही पूछना था। आपका बाकी है कि कॉलेज में, आपको कोई आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं किसी इन्वायरमेंटल, जो इन्वायरमेंट के रेलिवेंट जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास हैं, सर्टिफिकेशंस हैं, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा सर, कॉलेजेस में मतलब हो सकते हैं वहाँ पे? कॉलेजेस में पॉसिबल है, यस। और सर एडमिशन्स वहाँ कब स्टार्ट होते हैं? एडमिशंस स्टार्ट ही रहते हैं, एडमिशंस बंद नहीं होते। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। हाँ, मिस्टर मतीउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम हमजा भाई और माज भाई। जैसे कि आपने बताए आपने जितने भी वो बताए एडमिशन्स के बारे में, तो वो तो सारे सेल्फ फाइनेंस पे थे। तो क्या आप स्कॉलरशिप के बारे में कुछ बता सकते हैं? अगर हम कोई प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर ले लें ईमेल के थ्रू, तो क्या इसके बारे में आपको कोई नॉलेज है? अ, जी भाईजान, सबसे पहले बड़ा शुक्रिया आपका। तो ये है कि स्कॉलरशिप की मैंने ना इस पूरे सेशन में बात इसलिए नहीं की क्योंकि कनाडा के अंदर जो है ना, वो बड़े लिमिटेड जो ऑप्शंस होते हैं स्कॉलरशिप्स के लिए। और मोस्टली जो स्कॉलरशिप्स होते हैं वो पीएचडी के लिए होते हैं, ना बैचलर्स के लिए स्कॉलरशिप्स होते हैं, ना मास्टर्स के लिए इतने स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होते हैं। ज़्यादातर जो स्कॉलरशिप्स होते हैं वो पीएचडी के लिए होते हैं। और वो भी जो, क्योंकि जो बंदा पीएचडी के लिए यहाँ पे आ रहा है उसके लिए तो वो फ़ी इतनी मैटर ही नहीं करती। जो पीएचडी में इतनी फीसेस यहाँ पे होती नहीं है। पीएचडी में आपकी फ़ीस ज़्यादा से ज़्यादा $3000 एक सेमेस्टर की होगी, जो कि ना होने के बराबर है। तो इसमें ये है कि वो अल्टीमेटली आपको जब आप पीएचडी के लिए आते हैं तो फिर आपको मिल जाती हैं स्कॉलरशिप्स। उससे पहले थोड़ा, अगर कोई भी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती है तो उसमें फिर पूरी वर्ल्ड से कंपटीशन होता है। तो उसमें जो भी फिर उनकी जो वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं तो उसमें जो अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है अकॉर्डिंग टू आपकी जो आपकी ग्रेड्स हैं और आपकी जितनी भी एकेडमिक एक्सीलेंसीज हैं उनकी बेसिस पे फिर वो असेस करते हैं। और फिर आपको, अगर वो आपकी बनती है एलिजिबिलिटी, तो आपको डेफिनेटली वो स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। थैंक यू सो मच। जी। किसी और का क्वेश्चन है तो काइंडली हैंड रेज कर दें। अच्छा मुआज, एक क्वेश्चन आया हुआ था कि स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए भी कोई है यहाँ पे एडमिशन क्राइटेरिया में कोई हेल्प आउट? स्पेशल स्टूडेंट्स जो होते हैं या सर डिसेबल स्टूडेंट्स जो होते हैं, डिसेबल। देखें, जो ये स्पेशल पर्सन, ये क्योंकि एजुकेशन जो होती है ना हमज़ा भाई, एजुकेशन में आप चाहे ठीक हैं या डिसेबल हैं, उसमें कंपटीशन है। अब उसमें आपकी काबिलियत है, एबिलिटी है। उसमें आपकी एबिलिटी की बेसिस पे ही आपको प्रेफ़रेंस मिलती है। आपकी कोई पर्सनल डिसेबिलिटी की वजह से आपको कोई इसमें रिलैक्सेशन नहीं मिलती, किसी इंस्टीट्यूट में भी नहीं मिलती।
वो आपको डेफिनेटली अगर कोई वो और स्कॉलरशिप वो जब आप यहाँ पे आ जाते हैं तो वो आपको स्कॉलरशिप आपकी लगा सकते हैं या आपको कोई वेव ऑफ दे सकते हैं और बेनिफिट्स आपको दे सकते हैं, लेकिन एडमिशन रिक्वायरमेंट आपको एटलीस्ट जो है वो पूरी करनी होती है जो भी उनकी होती हैं। ठीक हो, आई गेस जो है ना वो सबके क्वेश्चन आपने आंसर कर दिए हैं। तो मौलवी का आपकी इजाज़त हो तो हम कंक्लूड करते हैं उस सेशन को। जी जी हमजा भाई, अभी ये क्वेश्चन आया है, हाउ कैन वी चेक आइदर द इंस्टीट्यूट इज DLI सर्टिफाइड और नॉट। यस, आप IRCC की वेबसाइट पे जाएं और या वहाँ पे आप DLI इंस्टीट्यूट्स लिखें तो वो सारे इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट आ जाएगी आपके पास। जितने भी इंस्टीट्यूट्स वो DLI हैं वो सारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो आपके पास आ जाएंगे। वन मोर क्वेश्चन। जी तलाल भाई का है, इनको मैं अनम्यूट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि कोई यूनिवर्सिटी है कि विदाउट आइलेट्स और विदाउट टोफल के लिए के बगैर हम परस्यू कर सकते हैं एजुकेशन? नो ब्रदर, कनाडा में इवन अ सिंगल यूनिवर्सिटी भी ऐसी नहीं है कि जो आपको विदाउट आइल्स विदाउट एनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको एडमिशन नहीं मिलता। अगर लेट्स सपोज कोई इंस्टीट्यूट हम लाइक सपोज कर लेते हैं कि कोई आपको ऑफर दे भी देती है कोई यूनिवर्सिटी, आपकी इंग्लिश जो प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होता है जो यूनिवर्सिटी से मिलता है उसकी बेसिस पे, तो आपको एम्बेसी की रिक्वायरमेंट को मीट करना ही करना होता है। वो उस पे आपको एक्सेप्शन नहीं मिलती कि आप जो जब बैचलर्स के लिए जाते हैं तो आपको आइल्स देना ही पड़ता है। सो इसलिए आपको पहले ही कर लेना चाहिए आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। अच्छा सर, कौन सी कंट्री के लिए आइलेट्स रिक्वायर्ड नहीं? यूके, ऑस्ट्रेलिया की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, कर्टन यूनिवर्सिटी है, CQ यूनिवर्सिटी है, मक्वारी यूनिवर्सिटी है। ये 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आपको वेव ऑफ मिल जाता है आइल्स पे। ओके सर। सर ये पर्सनल स्टेटमेंट में कोई टिप्स देना चाहेंगे? किसके रेलेवेंट? पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है? सॉरी? पर्सनल स्टेटमेंट। पर्सनल पर्सनल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं मुआज भाई, पर्सनल स्टेटमेंट। मतलब मैं अपनी तरफ से कोई देना चाहूँ? सर कोई ऐसा यूनिक तरीका हो कि इफेक्टिव वो पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है, इसी वजह से ओह ये क्वेश्चन यस, पूछा था। यस। देखिए, ये एक और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और ख़ास तौर पे कनाडा के लिए जो है वो मैंने आपको बताया कि आपके कोर्स की रेलेवेंसी फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड नंबर पे आपने अगर कोई डिप्लोमा प्रोग्राम चूज़ किया है, मास्टर डिग्री चूज़ किया है, तो आप इतना उसको स्ट्रांगली मिटिगेट करें कि कोई कंसर्न आपका रह ना जाए और वीज़ा ऑफिसर को लगे कि वाक़ई ये जेन्युइन इंटेंशंस हैं इसके, और ये जितना भी ये चीज़ें लिख रहा है SOP के अंदर ये सारी नेचुरल हैं। सो फिर उसमें ये है कि आप बिल्कुल सिंपल रहें, सिंपल रह के आप अपनी SOP को करें, और उसके बाद मेन चीज़ जो फ़ोकस करना है वो ये है कि आपकी प्रीवियस डिग्री आपने किस में की है, और आगे जो आप प्रोग्राम ले रहे हैं वो आपने किस में लिया है, ठीक है? आपने वो चूज़ किया है प्रोग्राम। और थर्ड नंबर पे जो सबसे मेन चीज़ एसओपी में है, वो ये करना है कि आपकी प्रीवियस डिग्री ये है, आपने अगला कोर्स ये लिया है, और आप पाकिस्तान के अंदर आपके पास उसके रेलेवेंट कितनी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, आप पाकिस्तान में आके कैसे अपने प्रोफ़ेशन को टारगेट कर सकते हैं, कैसे उस फ़ील्ड में आके आप अपने प्रोफ़ेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मैंडेटरी आपने वीज़ा ऑफ़िसर को इस पे सैटिस्फ़ाई करना होता है, दैट्स इट। सो ये है कि अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की
काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी स्टूडेंट्स की एसओपीज़ लिख चुका हूँ और अभी भी मैं कंटेंट राइटर भी हूँ और मैं एसओपीज़ ही लिखता हूँ। तो इसमें ये है कि एसओपीज़ का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है आपके वीज़ा अप्रूवल में। Sattar, where he? Okay. एक क्वेश्चन है कि repeat schools and colleges for food technology, food safety. Okay. इसमें मैंने आपको बताया कि जो फूड सेफ्टी में जो प्रोग्राम ऑफर करते हैं वो कोनेस्टोगा कॉलेज है। उसके बाद आपके पास जॉर्जियन कॉलेज आ जाता है, उसके बाद आपके पास एल्गनक्विन कॉलेज आ जाता है और उसके बाद आपके पास जॉर्ज ब्राउन कॉलेज आ जाता है और इसके अलावा आपके पास फैनशा कॉलेज आ जाता है। तो ये सारे कोर्स जो जितने भी आपके पास फ्लेमिंग कॉलेज है, सैनिका कॉलेज है, ये सारे जो कॉलेजेस हैं ये ऑफ़र करते हैं इसके अंदर फूड सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में। और एक और नीचे क्वेश्चन है, मिस्टर हरीम ने हाथ खड़ा किया होगा, इनसे क्वेश्चन ले लो। ले ले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं आपसे पूछना ये है कि मतलब ये जो कनाडा का आपने बताया पीआर का और सारा ये वो इज इट कन्वीनियंट टू गेट पीआर इन ऑस्ट्रेलिया और इन कनाडा, अगर हम इनका मतलब कंपेयर करें एडमिशन सिक्योर करने में। लेट्स किसी बच्चे का, अगर आप कह रहे थे कि 70% लाजमी है, तो अगर किसी बच्चे के इससे थोड़े मार्क्स हो, मतलब 68-69% के साथ, तो वो कनाडा की तरफ मूव करे या ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव करे, उसके ज्यादा चांसेस किस साइड में है? ठीक। सबसे पहले मैंने उसके अंदर ही मैंने ये भी बात की थी कि 70% जो मिनिमम स्कोर चाहिए, जो आपको नंबर चाहिए, वो यूनिवर्सिटी के लिए चाहिए। और अगर आपके 70% से कम है, 60% है या 65% है या 68% है, तो आप अपने फील्ड के रेलेवेंट जो है वो किसी कॉलेज जो पब्लिक कॉलेज है कनाडा के अंदर, आप उसमें एडमिशन आपका इजीली हो सकता है और उसके बाद आपका वीज़ा भी आ सकता है। मतलब आप उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप यूनिवर्सिटी के लिए जाएँ या कॉलेज के लिए जाएँ। तो आपके लिए कन्वीनिएंट है कि आप कॉलेज में एडमिशन लेके तो आप अपना आगे एजुकेशन को परस्यू कर सकते हैं। और सेकंड जो क्वेश्चन आपका ये है कि पीआर जो है वो ऑस्ट्रेलिया की ज़्यादा फ्लेक्सिबल है या कनाडा की? तो इसमें डेफ़िनेटली माय आंसर विल बी कनाडा, क्योंकि कनाडा की जो पीआर है वो जो सबसे जल्दी देते हैं और सबसे ज़्यादा इन डिमांड होते हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं वो कनाडा में हैं। और कनाडा की इमिग्रेशन जो है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका यहाँ पे इमिग्रेशन हो जाती है। ओके सर। और सर अगर हम ऑस्ट्रेलिया में बात करें, मतलब लेट्स मैं आपसे कह रही हूँ कि 70% से बिलो मार्क्स है ना एक बच्चे के, मेरे भाई के एडमिशन कराना है, तो उसका अगर हम ऑस्ट्रेलिया में मास्टर्स में कराते हैं तो वहाँ पे उसको यूनिवर्सिटी लेवल पे एडमिशन मिल जाएगा या वहाँ पे भी कॉलेज में कराना पड़ेगा? मिल जाएगा, वहाँ पे यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा एडमिशन। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। जी मुआज भाई, मेरा ख्याल टाइम भी काफी हो गया और माशाल्लाह से आपने जो है ना वो सब क्वेश्चंस का आंसर भी दे दिए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका जो है ना कीमती टाइम का। आपने जो है वो एक एडमिशन गाइडेंस सेशन के लिए, तो खैर आप पहले से ही बड़ी तवज्जो कर रहे हैं, काफी स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं। और आज भी आपने सेशन में जो है ना काफी लोगों को बताया कि कनाडा का ओवर प्रोसेस क्या है, कि कैसे हम जो है ना एक एडमिशन से जो है ना वो पीआर तक जो है ना वो जा सकते हैं, परमानेंट की तरफ जा सकते हैं। तो
इसके साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो अदरवाइज फिर हम इसको एंड कर देते हैं। हमजा भाई सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मेरे लिए ऑनर भी है कि आपने मुझे इस काबिल समझा। तो बाकी है कि मेरे लिए इसमें मेरी खुशी है कि अगर क्योंकि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की कमी महसूस होती है ना कि यार इतने इंडियंस हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी क्यों इतनी कम है। इवन के यार ये एक और मैं एक और क्वेश्चन मेरा था, मैं ऐड करना चाह रहा था एक और बात, अगर जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं प्लीज। ये है कि हम देखें पहले बजट जो इनिशियली कनाडा का आता है उसमें डेफिनेटली $30,000 तक एक्सपेंस आ जाता है इनिशियली, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को लगता है, और इसीलिए वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव करते हैं कि उनमें उनका $15,000-16,000 में वहाँ पे काम हो जाता है। लेकिन बात ये है कि आप $14-15,000 ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक सेमेस्टर की फ़ी पे करके जाते हैं, और कनाडा के अंदर आप 17 या 18,000 1 ईयर की फ़ी पे करके जाते हैं 2 सेमेस्टर्स की, राइट? सो बिग डिफरेंस कि आपने वहाँ पे जाके अगले 6 महीने की फ़ीस फिर निकाल के 15-16,000 यूनिवर्सिटी को देनी होती है, जो कि $30,000 तो आपकी साल की फ़ी होगी ऑस्ट्रेलिया में। और अगर हम इसके अपोनेंट बात करें कनाडा की, तो आप 17-18,000 पहले से ही साल की फ़ी पे कर रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर तो आपके लिए निकालना मुश्किल नहीं होगा। और इसके साथ जो सेकंड बात ये है कि जो जीआईसी आप रखवाते हैं वो आपका अपना होता है, वो आपको मिल जाता है। तो हम अब अगर हम बात करें तो कनाडा रिलेटिवली जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीपेस्ट है दूसरे कंट्रीज़ से एजुकेशन में। बाकी हमजा भाई पहले वो माजरत मैं उस दिन ज्वाइन नहीं कर सका, आज भी 7 बज गए हैं सुबह के, तो मैं वेट कर रहा था। आज चले माशाल्लाह अच्छा सेशन हो गया। तो इंशाल्लाह अगर स्टूडेंट्स की और दोबारा फिर अगर कोई डिमांड हुई, अगर ज़रूरत हुई चीज़ों की, तो मैं फिर अवेलेबल हूँ, नो वरीज़ एनी टाइम। इंशाल्लाह मैं गाइडेंस के लिए, मुझे पर्सनली भी अगर कोई अप्रोच करना चाहे तो एनी टाइम मुझे वो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे टेक्स्ट भी कर सकता है। मेरे से वो पर्सनल अपना केसेस अगर मैं क्योंकि कंसल्टेंसी भी करता हूँ ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा की, अगर मेरे साथ चलना चाहते हैं तो इंशाल्लाह वो मेरे थ्रू भी अपना प्रोसीजर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आई विल टेक केयर थॉरोली। तो आपका ट्रस्ट का जो है वो बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह अगर एक बार आप हमसे करवाएंगे प्रोसीजर अपना, तो डेफिनेटली इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप लाजमी जी जी, ट्रस्ट कर। मैं भी हाईली रिकमेंड करता हूँ। मुआज भाई मेरा जो है ना वो कर रहे थे, कनाडा का प्रोसेस भी कर रहे थे। तो बाकी वो लकीली जो है ना वो मुझे एरास्मस की स्कॉलरशिप मिल गई। अदरवाइज मेरा भी प्रोग्राम जो है ना वो यही था कि क्योंकि कनाडा एक सिक्योर कंट्री है कि आप एक बार एंटर हो जाते हैं तो आप जो है वो परमानेंट होके ही निकलते हैं। तो उसमें भी मुआज भाई जो है ना सारा डील कर रहे थे। तो मैं तो इनको रिकमेंड भी करूंगा कि काफी जो है ना अच्छा, और क्योंकि खुद वो स्टूडेंट हैं और वो खुद इस फेज से गुजरे हुए हैं, और काफी जो है ना वो इस हवाले से हेल्प आउट भी कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया मुआज भाई। फिर बहुत शुक्रिया हमजा भाई, और अपना ख्याल रखिएगा। जी जी ओके ओके ओके, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज। जी, अल्लाह हाफिज़।